सूरज की किरणें खिड़की से झांक रही थीं और अंजू सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ रसोई में खड़ी थी। उसने घड़ी की ओर देखा। सुबह के 6:30 बज चुके थे। उसने जल्दी से चाय का प्याला रखा और बच्चों के कमरे की ओर बढ़ी। जूही, आशु, उठो बेटा, स्कूल का समय हो रहा है। अंजू ने प्यार भरी आवाज में अपने दोनों बच्चों को पुकारा। जूही, जो अपने बिस्तर पर किताबों के ढेर के बीच सो रही थी, हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। मम्मी, आप ही ना? मैंने तो कहा था कि मुझे 6 बजे उठा देना। हम मेरा प्रोजेक्ट कैसे पूरा होगा? उसकी आवाज में नाराजगी साफ झलक रही थी। अंजू कुछ पल के लिए ठिठक गई, फिर नरम स्वर में बोली, बेटा, मैंने तो 6 बजे आवाज दी थी, पर तू तो गहरी नींद में थी। जूही ने झटके से कंबल हटाया और बड़बड़ाते हुए बोली, अब क्या करूं? ये प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना जरूरी था। कहते हुए वो बाथरूम की ओर चली गई। अंजू भारी मन से रसोई में लौट आई। उसका मन उदास था। वो सोचने लगी कि जूही का व्यवहार दिन ब दिन कैसे बदल रहा है। फिर भी वो बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करने में जुट गई, पर मन में एक तूफान उठ रहा था। मन ही मन वो सोच रही थी कि आजकल जूही किस तरह से बात करने लगी है मुझसे। जो मुंह में आता है बोल देती है, ना समय देखती है और ना जगह। कुछ समय बाद सब तैयार होकर खाने के टेबल पर आ गए। तब तक अंजू सबके लिए नाश्ता परोस चुकी थी और सबके टिफिन पैक कर चुकी थी। जूही का मूड अभी भी खराब था। उसे ऐसे देख अंजू ने प्यार से कहा, अब गुस्सा थूक दे बेटा, तेरी पसंद का नाश्ता बनाया है, ले जल्दी से खा ले। मुझे नहीं खाना नाश्ता। इस प्रोजेक्ट के लिए इतनी मेहनत की थी मैंने, पर आपकी वजह से उस पर पानी फिर गया। मैं आवाज से नहीं उठी तो आकर हिला देती मुझे। जूही ने ऊंची आवाज में कहा तो अंजू भी चिल्ला पड़ी, मुझे और काम नहीं है क्या इस घर में? तुम सबको उठाने का ही काम है क्या मुझे? हो गई अब आपकी स्टोरी शुरू। आपको पता भी है प्रोजेक्ट्स कितने जरूरी होते हैं, पर कैसे पता होगा? कभी कोई प्रोजेक्ट बनाया भी है जिंदगी में आपने? बोलकर जूही बैग उठाकर बाहर जाने लगी। अरे टिफिन तो लेकर जा, अंजू ने पीछे से आवाज लगाई। नहीं लेकर जाना मुझे, खा लो आप ही आपका टिफिन। चल उठ आशु, बस वाला हॉर्न बजा रहा है। जूही गुस्से से अपनी माँ अंजू को घूरते हुए चली गई तो अंजू टिफिन उठाकर उसके पीछे भागी, पर तब तक जूही बस में चढ़ चुकी थी। मायूस होकर अंजू घर के अंदर वापस आ गई। उसकी आंखों में नमी और दर्द साफ झलक रहा था। जूही की बातें उसे तीर की तरह चुभ रही थी। अमित, देखा कैसे बात करके गई है जूही मुझसे? बहुत बदतमीज होती जा रही है आजकल वो। और तुम कुछ कहते क्यों नहीं उसे? अंजू अपने पति अमित पर चिल्लाई तो अमित, जो लैपटॉप में लगा था, उसने धीरे से कहा, अंजू शांत हो जाओ। वो डिस्टर्ब थी, आज उसका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ ना, इसलिए। तो क्या ये मेरी गलती है? मुझे भी सुबह सुबह 1000 काम होते हैं। ऊपर से तुम सबको उठाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। कितना करूं, कब तक करूं? अंजू की आंखों से आंसू बह निकले तो अमित ने अपना लैपटॉप बंद किया और उठकर उसके पास आया और प्यार से बोला, देखो अंजू, मैं जानता हूँ कि जूही को इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। शाम को मैं बात करूंगा उससे। बस अब तो मुस्कुरा दो, वरना मेरा प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। हाँ, क्यों नहीं, सबका प्रोजेक्ट मेरी वजह से ही तो खराब होता है, अंजू ने गुस्से से कहा और रसोई में चली गई। तो अमित ने कहा, डोंट वरी अंजू, मैं शाम को जूही से बात करूंगा, मैं समझाऊंगा उसे, तुम चिंता मत करो। इतना बोलकर अमित अपना बैग उठाते हुए बाहर निकल गया। तो सबके जाने के बाद अंजू ने रसोई समेटी और नहाने चली गई, पर रह रहकर उसके दिमाग में बेटी जूही के कहे अल्फाज घूम रहे थे। पता नहीं आपने आज तक जिंदगी में कोई प्रोजेक्ट बनाया भी है या नहीं। इन शब्दों ने अंजू को 20 साल पीछे की याद दिला दी और वो अपनी पुरानी यादों में खो गई। इस साल का बेस्ट प्रोजेक्ट का अवार्ड जाता है अंजू वर्मा को। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अंजू ने स्टेज पर जाकर अपना अवार्ड लिया। लगातार तीसरी बार उसने ये पुरस्कार जीता था। मिल गई तेरे दिल को तसल्ली, जीत लिया इस साल भी अवार्ड, अंजू की सहेली रितु ने अंजू को गले लगाते हुए कहा तो अंजू मायूस होकर बोली, सॉरी यार, इस साल भी तू नहीं जीत पाई। अरे तेरे प्रोजेक्ट के सामने मेरा प्रोजेक्ट तो बिल्कुल बेकार था। तू सच में एक बहुत अच्छी आर्किटेक्ट बनेगी, रितु कोल्ड ड्रिंक पीते हुए बोली। तभी किसी ने पीछे से आकर कहा, बिल्कुल सही कहा आपने,
ये था अमित, जो अंजू को प्रथम वर्ष से जानता था। दोनों एक दूसरे को छुप छुप कर देखते थे, पर कभी सीधे जाकर बात करने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आज अमित हिम्मत जुटाकर अंजू के पास आया और बोला, मैं आपको मुबारकबाद देने आया था अंजू। आपका प्रोजेक्ट सच में बहुत बढ़िया था। जी शुक्रिया। मैं ऋतु को पार्टी दे रही थी, तो आप भी ज्वाइन कीजिए, अंजू ने हिचकिचाते हुए कहा। उस दिन उन दोनों के बीच की खामोशियां टूट गई और दोनों में दोस्ती हो गई। देखते देखते कॉलेज का तीसरा साल खत्म हो गया। अमित अपने मैनेजमेंट कोर्स में अव्वल आया और अंजू अपने आर्किटेक्ट कोर्स में। दोनों ने उस दिन एक दूसरे को प्रपोज किया। ऋतु उन दोनों के लिए बहुत खुश थी। उनके माता पिता भी चाहते थे कि वो जल्द ही शादी कर लें, पर अमित अभी 2 साल का MBA करना चाहता था। 2 साल दोनों अलग अलग शहरों में थे। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। अंजू अपनी पढ़ाई में लगी थी, पर अमित को एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में नौकरी मिल गई। अब दोनों अपने भविष्य के सपने देखने लगे, पर तभी अमित की मां का देहांत हो गया। पिता तो उसके पहले ही चल बसे थे। अमित बिल्कुल अकेला हो गया। अमित, शादी कर लेते हैं, अंजू ने कहा। नहीं अंजू, मैं तुम्हें तुम्हारा करियर बर्बाद नहीं करने दूंगा, अमित ने कहा। अमित, कुछ बर्बाद नहीं होगा, मेरा कोर्स फिर कभी हो जाएगा। इस समय मुझे तुम्हारी चिंता है और तुमसे बढ़कर कुछ नहीं मेरे लिए, अंजू ने उसके कंधे पर सिर रखते हुए कहा। दोनों ने शादी कर ली। सब कुछ सामान्य होने लगा। अंजू ने उस साल फिर से अपने अधूरे कोर्स को पूरा करने के लिए एग्जाम दिए और पास भी हो गई। अब वो इंटर्नशिप के साथ साथ जॉब भी करने लगी, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक अंजू की तबीयत बिगड़ गई। जब डॉक्टर के पास गई तो पता चला कि वो मां बनने वाली है। ये सुनकर अमित को समझ नहीं आया कि वो इस खबर पर खुश हो या दुखी, क्योंकि यदि अंजू इस प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाएगी तो उसका कोर्स करने का मौका हाथ से निकल जाएगा। अंजू, तुम इस बच्चे को तुम्हारा सपना पूरा करो, बच्चा तो बाद में भी हो जाएगा, अमित ने कहा तो ऋतु भी उसकी बात से सहमत थी। पागल हो तुम दोनों, भगवान के इस तोहफे को मारकर मैं अपने सपनों का महल खड़ा करूंगी क्या? अब ये बच्चा ही मेरा सपना है, अंजू ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। और 9 महीने बाद नन्ही सी जूही उनकी जिंदगी में आई। दोनों की दुनिया खुशियों से भर गई, पर जूही अक्सर बीमार रहती थी। अंजू के पास अब एक ही विकल्प था, नौकरी छोड़ जूही को देखना। पागल है क्या तू? ऐसी नौकरी हर किसी को नहीं मिलती और तू यूं ही उसे लात मार रही है, अंजू की सहेली ऋतु ने कहा तो अंजू बोली, नौकरी से ज्यादा जूही जरूरी है मेरे लिए। ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो मैं दोबारा नौकरी कर लूंगी, पर अभी इसको मेरी जरूरत है। डॉक्टर का कहना है कि जूही कमजोर है, इसे हर पल देखभाल की जरूरत है और वो देखभाल मैं ही कर पाऊंगी, अंजू ने कहा तो ऋतु बोली, ठीक है, जो करना है कर। इस बीच ऋतु की भी शादी हो गई और वो अमेरिका चली गई। समय बीतने लगा। जूही जब 5 साल की हुई तो उसका भाई आशु भी इस दुनिया में आ गया। घर, परिवार और बच्चों की देखभाल में अब अंजू उलझती चली गई और अपनी पहचान खोती चली गई। अब वो केवल एक माँ और एक पत्नी का ही किरदार निभा रही थी। अंजू वर्मा, जिसके लिए नौकरियों की लाइन लगी थी, जिसे हर कंस्ट्रक्शन कंपनी अपने पैनल पर रखना चाहती थी, आज केवल घर की 4 दीवारी में सिमट कर रह गई थी। अमित दिन प्रतिदिन व्यस्त होता चला गया। उन दोनों में आज भी बहुत प्यार था, पर समय नहीं था। अचानक दरवाजे की बेल बजी तो अंजू अपने अतीत की यादों से बाहर निकली। उसने आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए दरवाजा खोला तो सामने आशु और जूही को खड़े देख अंजू को समय का एहसास हुआ। यादों की स्मृतियों में वो इतना खो गई थी कि उसे पता ही न चला कि कब दोपहर के 2 बज गए। आशु अंदर आते ही बोला, मम्मी बहुत भूख लगी है, प्लीज जल्दी से खाना लगा दो। तुम जाओ, कपड़े बदल कर अपना हाथ मुंह धो, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। अंजू ये कहकर रसोई में चली गई और जल्दी से फटाफट रोटियां सेकनी शुरू की। तभी आशु के चिल्लाने की आवाज आई तो अंजू ने कहा, क्या हुआ आशु, क्यों चिल्ला रहे हो? आज आपने मेरे कपड़े भी नहीं निकाले मम्मी, आशु ने गुस्से से कहा तो अंजू अपना काम छोड़कर बच्चों के कमरे में पहुंची और बोली, एक दिन खुद नहीं निकाल सकता क्या अपने कपड़े?
आज समय का ध्यान नहीं रहा मुझे। रोज आप निकालते हो ना, तो फिर आज मैं क्यों निकालूं? आशु ने लापरवाही से कहा। तभी जूही व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, रहने दे आशु, आज मम्मी को कुछ ज्यादा ही काम था शायद। हमारे कमरे की झाड़ पोंछ भी नहीं हुई, समय पर खाना भी तैयार नहीं हुआ। बहुत बिजी थी आज मम्मी। एक दिन अगर काम नहीं हुआ तो क्या पहाड़ टूट गया? अंजू ने पलटकर जवाब दिया तो जूही बोली, बिल्कुल नहीं, पर जब हम समय पर काम नहीं करते तो आप हमें तो बहुत बड़ा और लंबा लेक्चर देती हो ना। जूही ने फिर उसी अंदाज में बात की। वो बात अलग है जूही, मैं तुम्हें पढ़ाई को लेकर टोकती हूँ। इस समय पढ़ाई लिखाई ही तुम दोनों का काम है। अंजू ने आशु के कपड़े निकालते हुए कहा। हाँ, ठीक वैसे ही समय पर खाना बनाना, घर साफ रखना आपका काम है मम्मी। हम अपने काम में गलती करते हैं तो आप हमें डांटती हैं, पर आप अपना काम सही से ना करो तो आपको कौन डांटे? जूही ने बहुत ही बेरुखी से जवाब दिया और बाहर खाने की टेबल पर चली गई। जूही की बातें सुनकर अंजू एकदम खामोश हो गई। उसने बच्चों को खाना खिलाया और टेबल साफ कर रसोई समेटने लगी। जूही की तीर के समान चुपती बातों ने उसके मन को छलनी कर दिया था। आजकल अक्सर जूही की इस तरह की बातों से अंजू का मन व्याकुल होता जा रहा था। 2-3 साल पहले तक तो दोनों माँ बेटी में बहुत प्यार था। अंजू तो जूही की जान थी, एक पल भी वो उससे दूर नहीं रहती थी। स्कूल से आते ही अंजू से ऐसे लिपट जाती थी जैसे जन्मों के बाद मिली हो। अपने स्कूल और सहेलियों की हर बात अंजू को बताती। अंजू ने समय पर खाना खाया या नहीं, इसका भी पूरा ध्यान रखती थी जूही। और आज उसकी माँ बिना खाना खाए बैठी थी, पर जूही को इस बात से कोई मतलब नहीं था। अंजू के मन में सवाल उमड़ रहे थे कि आखिर उसकी नन्ही सी जूही को हुआ क्या है। वो अब उससे इतनी खिंची खिंची क्यों रहती है? जूही, कैसा रहा तुम्हारा प्रोजेक्ट? रात को खाना खाते हुए अमित ने पूछा। आज तो किस्मत अच्छी थी पापा, सुबह हिंदी की मैम नहीं आई थी तो मुझे आधा घंटा मिल गया प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए, वरना आज तो कांड हो ही जाता। जूही ने माँ को घूरते हुए कहा तो अंजू ने बिना कोई उत्तर दिए टेबल से बचा हुआ सामान उठाया और रसोई में चली गई। ये क्या तरीका है जूही? आप कैसे बात करने लगी हो आजकल? अपने प्रोजेक्ट के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, मम्मी की क्या गलती है इसमें? आपने आज बहुत बदतमीजी की है अपनी माँ से, अमित ने थोड़ी कड़क अंदाज में कहा। पापा, मैं मम्मी को बोलकर सोई थी कि मुझे जल्दी उठा देना, फिर भी उन्होंने नहीं उठाया, तो इसमें गलती मम्मी की है ना? जूही ने सफाई देते हुए कहा। आपकी गलती है जूही। पहली बात, अब आप दोनों इतने बड़े हो गए हो कि अपने काम की जिम्मेदारी खुद लो। मम्मी पर क्यों थोप रहे हो? आपको जल्दी उठना था तो अलार्म सेट करके सोती। ये काम आपका है और ऐसा तो नहीं है कि मम्मी ने आपको उठाया नहीं, वो आई थी आपको उठाने, आप नहीं उठी तो वो क्या करें? अमित ने जूही को उसकी गलती का एहसास दिलाया, पर जूही कुछ बोलती इससे पहले ही अमित बोल पड़ा। जाइए और सॉरी बोलिए अपनी मम्मी से, और आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। जूही के पास अब और कोई चारा नहीं बचा था। उसे अपनी गलती का कितना एहसास हुआ ये कहना तो मुश्किल था, पर वो उठकर अंजू से माफी मांगने चली गई। अंजू रसोई में बर्तन समेट रही थी, उसकी आंखों में नमी थी। वो अपनी नन्ही सी उस जूही को याद कर रही थी जो उसके दर्द और तकलीफों को चुटकियों में अपनी प्यारी प्यारी बातों से दूर कर देती थी। आज उसी जूही की बातों में न जाने क्यों इतनी तलखी आ गई। मम्मी सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैं टेंशन में थी, बोर्ड का प्रेशर है इस साल, तो उस वजह से शायद। जूही ने अंजू के करीब आते हुए कहा तो अंजू ने उसको गले से लगा लिया और बोली, जूही प्लीज स्ट्रेस मत लो, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, सब ठीक हो जाएगा। जूही ने माँ की तरफ मुस्कुरा कर देखा और वहां से चली गई। अंजू उसे जाते हुए देखती रही। दरवाजे पर अमित खड़ा था। उसने जूही को गले से लगाया और बोला, हो जाता है ऐसा बच्चे, अपनी गलती मान लेना और उसे सुधारना बहुत जरूरी है। अब अंदर जाओ और पढ़ाई करो। तो जूही हल्का सा मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। तभी अमित अंजू के पास आया और बोला, तो अब सरकार का गुस्सा खत्म हुआ कि नहीं? अब तो जूही ने सॉरी भी बोल दिया। सॉरी बोलने और सॉरी फील करने में बहुत फर्क होता है अमित, अंजू ने कहा। अब ये क्या बात हुई? तुम्हें कैसे पता कि वो सॉरी दिल से नहीं बोल रही? अमित ने पूछा। एक माँ अपने बच्चों के स्पर्श और दिल की धड़कन से समझ जाती है कि वो कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ।
अंजू ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा तो अमित को अंजू की बातें समझ नहीं आई। उसके हिसाब से जूही ने दिल से माफी मांगी होगी, पर ये एक माँ का दिल ही जानता है कि सच क्या है। मम्मी मम्मी जल्दी यहाँ आओ, ये क्या किया आपने? जूही ने चिल्लाते हुए कहा। उसे अब क्या हो गया? जूही क्यों चिल्ला रही है? अंजू अपना काम छोड़कर जूही के कमरे में आकर बोली, मम्मी आपको कितनी बार समझाया है कि मेरे सामान को हाथ मत लगाया करो, पर आप हैं कि किसी की बात सुनते ही नहीं। कौन सा सामान लिया? अंजू ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा। आपने मेरी पढ़ाई की टेबल क्यों साफ की? उस पर कुछ जरूरी प्रोजेक्ट के पेपर रखे हुए थे। हम मुझे एक भी पेपर नहीं मिल रहा। जूही ने गुस्से में मेज पर हाथ मारते हुए कहा। तभी अंजू ने चुपचाप मेज के नीचे का दराज खोला, उसमें से एक फाइल निकालकर जूही को देते हुए बोली, तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट्स पेपर, जरूरी कागजात सब इस फाइल में है बेटा। थोड़ा झुककर देख लेती तो मिल जाते। मुझे क्या सपने आ रहे हैं कि आपने कहाँ रखे हैं? और जब मैंने आपको कह रखा है कि आप मेरे स्टडी टेबल और अलमारी से दूर रहिए, तो आपको समझ में क्यों नहीं आता? जूही की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। और मैंने भी तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अपनी चीजों को सलीके से रखना सीखो। स्टडी टेबल की हालत बुरी हो रखी थी, इतनी धूल मिट्टी जमी हुई थी उस पर, कोई भी चीज तरीके से नहीं रखी थी। और तुम्हारी अलमारी खोलो तो सारे कपड़े गिरने लगते हैं। ये क्या तरीका है? अंजू भी चिल्ला पड़ी। आपको क्या फर्क पड़ता है मम्मी? मेरी स्टडी टेबल है, मेरी अलमारी है, मैं जैसे चाहूँ वैसे रखूं। आपको किसने कहा है उसे साफ करने के लिए? प्लीज मेरे सामान और मुझसे दूर ही रहिए, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। जूही उस फाइल में से अपनी जरूरी पेपर निकालते हुए बोली। अंजू का मन तो हुआ कि जूही की इस बदतमीजी पर उसकी जोर से पिटाई कर दे, पर उसने तो कभी बचपन में भी अपनी बेटी पर हाथ नहीं उठाया, तो जवानी में क्या उठाएगी? ये सोचकर वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही थी तुम माँ बेटी? अमित ने लैपटॉप में नजर गड़ाए हुए कहा। आपको क्या फर्क पड़ता है? आप अपना काम करें, ये सब सिचुएशन तो मैं ही हैंडल करूंगी ना। अंजू ने गुस्से में कहा तो अमित ने लैपटॉप बंद किया और बोला, अंजू हुआ क्या है? प्लीज बताओ तो सही। जूही का स्टडी टेबल साफ करके सब कुछ सही ढंग से लगाया था मैंने, उस पर भी आपकी बेटी बिगड़ पड़ी। कोई सलीका ही नहीं है उसमें, सब सामान बिखेर कर रखती है। कल को कोई सामान खो गया तो? देखो अंजू, उसे जैसे अपना सामान और कमरा रखना है रखने दो ना, अमित ने कहा। ये सुनकर अंजू अमित की तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, मतलब क्या सही है और क्या गलत ये मैं उसे समझाऊं भी नहीं, ये कहना चाहते हो तुम? अंजू, कभी कभी हमें बच्चों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। जब वो कहती है कि उसकी चीजों के लिए वो स्वयं जिम्मेदार है, तो लेने दो ना उसे भी जिम्मेदारी, सीखने दो उसको खुद से। जब गलती होगी, सजा मिलेगी, तभी तो समझ आएगी। अंजू की अमित की बात कुछ हद तक सही भी लगी। तब से उसने फैसला किया कि वो अब से जूही की अलमारी और स्टडी टेबल को हाथ भी नहीं लगाएगी। अगले दिन अंजू बालकनी में बैठकर एल्बम देख रही थी। तभी अमित उसके पास आया और बोला, अरे आज ये पुरानी एल्बम खोलकर क्यों बैठी हो? बस ऐसे ही, आज पुरानी यादें ताजा करने का मन हो गया। नई यादों में तो कुछ खास है ही नहीं, तो सोचा पुरानी यादों से ही दिल बहला लूं, अंजू ने कहा। अमित ने एल्बम देखते हुए कहा, वैसे आज भी तुम उतनी ही खूबसूरत लगती हो जितनी कॉलेज में थी। अमित ने उसके नजदीक आते हुए कहा। बस हो गया आपका रोमांच शुरू, अंजू ने एल्बम के पन्ने पलटते हुए कहा। तभी उसकी नजर अपनी और रितु की तस्वीर पर गई। वो उसको हाथों से स्पर्श करते हुए बोली, आज रितु की बहुत याद आ रही है। वैसे ये रितु मैडम आजकल है कहाँ? बहुत दिनों से उसकी कोई खोज खबर नहीं आई। तुमने फोन किया क्या? अमित ने पूछा। अरे एक बार नहीं कई बार किया, पर पता नहीं ये औरत कहाँ गुम हो गई है। बहुत नाराज हूँ मैं इससे, अंजू ने उसकी तस्वीर की ओर देखते हुए कहा। तभी आशु की आवाज से दोनों घबरा उठे। मम्मी पापा जल्दी बाहर आओ, देखो तो कौन आया है, जल्दी आओ। अमित और अंजू जल्दी से बाहर आए तो दरवाजे के सामने खड़ी महिला ने हंसते हुए कहा, अमित बाबू स्वागत नहीं करोगे हमारा? अंजू और अमित हैरान रह गए। सामने रितु खड़ी थी, चेहरे पर वही मुस्कान, हाथों में बैग और पूरी तरह से वेस्टर्न लुक। अंजू को विश्वास नहीं हो रहा था। आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे मैं कोई एलियन हूँ? रितु ने भी हैरानी प्रकट करते हुए कहा। अंजू ने भागकर रितु को गले से लगा लिया। दोनों सहेलियां बहुत समय बाद मिली थीं।
दोनों की आंखों में नमी तैर आई। कहाँ थी तुम इतने दिनों से? इतनी बार फोन ट्राई किया तुझे, मुझे कितनी चिंता हो रही थी। अंजू ने शिकायतों का पिटारा खोलकर रख दिया। अरे बहन थम जा जरा, सांस तो लेने दे मुझे, रितु ने कहा। तभी जूही अपने कमरे से निकलकर बाहर आई और बोले, रितु मौसी, मम्मी का तो ऐसे ही है, इनके पास शिकायतों के अलावा और कुछ नहीं होता। वेलकम टू इंडिया मौसी, रितु ने जूही को गले से लगाते हुए कहा। तेरी माँ की शिकायतों में भी प्यार झलकता है बेटा। तभी अमित बोला, साली साहिबा आप तो ईद का चांद हो गईं। सच में हम परेशान हो गए थे, तुम्हारी कोई खोज खबर नहीं मिल रही थी। वैसे रोहित नहीं आया? रितु ने अमित की बात काटते हुए कहा। फिलहाल बहुत भूख लग रही है मुझे, चलो खाना खिलाओ। तू रूम में जाकर फ्रेश हो जा, मैं खाना लगाती हूँ, अंजू ने कहा और रसोई में चली गई। वो अकेली ही रसोई में काम कर रही थी। तभी रितु आई और बोली, जूही को भी साथ लगाया कर अंजू, अब वो बड़ी हो गई है। अंजू ने भारी आवाज में कहा, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो वो अपनी मर्जी से सब काम करते हैं। तू जा बैठ, मैं परोसती हूँ खाना। रितु समझ रही थी कि अंजू और जूही में अब कुछ भी ठीक नहीं है। उसने उस समय चुप रहना ही उचित समझा। खाना खाते समय रितु ने बताया कि उसको यहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी में सीईओ की पोस्ट ऑफर हुई है। उसे ऑफर अच्छा लगा, इसलिए उसने इसे ले लिया। पर रितु, सैलरी पैकेज तो अमेरिका की कंपनी से कम ही है, अमित ने कहा। हाँ जीजू, कम है पर पोस्ट बड़ी है। अमेरिका की कंपनी में इस पोस्ट तक पहुँचने में और 5 साल लग जाते, फिर अपने देश में रहने का मौका भी तो मिल रहा है, और क्या चाहिए, रितु ने मुस्कुराते हुए कहा। अंजू को आभास हो रहा था कि रितु कुछ तो छुपा रही है, पर अभी सबके सामने वो रितु से इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए रात का इंतजार करना ही बेहतर समझा। रात को अंजू रितु के पास गेस्ट रूम में आई। सब ठीक है, किसी चीज की जरूरत तो नहीं तुझे? अंजू ने इधर उधर नजर दौड़ाते हुए कहा। तेरे होते हुए मुझे किस बात की फिक्र है बहन, आ बैठ, रितु ने कहा और अंजू को अपने पास बिठाया। अब बता क्या बात है, तू इस तरह अमेरिका से यहाँ जॉब करने कैसे आ गई? सब ठीक तो है ना वहाँ? अंजू ने पूछा तो रितु बोली, बहन कुछ नहीं हुआ, मैं क्या अपने देश आकर जॉब नहीं कर सकती? रितु ने अपने मन के भाव को छुपाने की कोशिश की। ऐसे नेक ख्यालात आपके पहले तो नहीं थे मैडम, अचानक वतन से प्रेम कैसे उमड़ आया? पहले भी तुझे कितने बढ़िया ऑफर आए थे, पर तूने हर बार यही कहकर मना कर दिया कि अमेरिका से कम सैलरी है, वहाँ जो आराम है वो यहाँ नहीं है। अब क्या हुआ अचानक? देख, तुझे मेरी कसम, जो झूठ बोली तो। अब अंजू ने रितु को अपनी कसम दे सच बोलने पर मजबूर कर दिया। रितु से अपने दर्द को और छुपाना मुश्किल हो गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। अंजू के गले लग गई। अंजू अपनी सहेली की ऐसी हालत देखकर चौंक गई। अब उसका दिल बैठा जा रहा था कि ऐसा क्या हो गया जो रितु ऐसे रिएक्ट कर रही है। प्लीज रितु बताओ ना क्या हुआ, सब ठीक तो है ना वहाँ? जीजू तो ठीक है ना? अंजू उसको पानी का गिलास थमाते हुए बोली। रितु ने पानी पीकर अपने आप को शांत किया और बोली, अंजू मैं और रोहित अब साथ नहीं हैं। अंजू को ये सुन जैसे झटका सा लगा। ये क्या कह रही है तू? कैसे? मतलब क्यों साथ नहीं हो? ऐसा क्या हुआ? तकरीबन 10 महीने पहले मुझे रोहित की जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच पता चला। रोहित ने एक और शादी कर रखी है, वहीं अमेरिका में। उससे उन्हें 8 साल का बेटा भी है। रितु बोलते जा रही थी और अंजू उसकी बातें सुनती जा रही थी। जब मुझे ये पता चला तो पहले तो बहुत गुस्सा आया। मेरे और रोहित के काफी झगड़े भी हुए, पर फिर मैंने अपने मन को शांत करके रोहित की ही बातों को ध्यान से सोचा। रोहित ने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं उसके माता पिता को पोता पोती नहीं दे सकी, मुझ में कमी थी। इसके बावजूद रोहित ने कभी मुझसे शिकायत नहीं की, अपने परिवार के ताने सुनता रहा, पर मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करता रहा। पर हर चीज एक समय तक ही बर्दाश्त की जा सकती है, इसलिए अब उसकी भी बर्दाश्त की हद पार हो गई और उसने दूसरी शादी कर ली। और तुम चुपचाप इंडिया आ गई। ये क्या किया तुमने रितु? दरवाजे पर खड़ा अमित बोला। जीजू अब और सहन नहीं हो रहा था। मैंने रोहित को उसकी पत्नी और बच्चे के साथ देखा, बहुत खुश थे सभी। रोहित हमेशा से अपना एक बच्चा चाहता था, पर उसने इसके लिए कभी मुझे उल्हाना नहीं दिया। पर कब तक मन मारता? रितु ने कहा तो अमित बोला, तो तुम लोग बच्चा गोद ले लेते, इसके लिए दूसरी शादी करने की क्या जरूरत थी? अंजू ने भी सहमति प्रकट करते हुए कहा, बस करो तुम दोनों।
मुझे पता है कि रोहित चाहता तो ये सब कर सकता था, पर नहीं किया। इसके लिए मैं भी शायद उसे माफ नहीं कर पाऊं। लेकिन अब बस झगड़ा करके कोर्ट जाकर रोहित को वापस हासिल कर भी लेती तो क्या होता, सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। इसलिए मैंने उसे आजाद कर दिया और उसे तलाक दे दिया। रितु ने डबडबाई आंखों से अंजू और अमित की ओर देखते हुए कहा। अमित और अंजू कुछ पल के लिए खामोश से एक दूसरे को देखते रहे। फिर अंजू बोली, अब इस बारे में रितु से कोई कुछ नहीं पूछेगा। आज से तेरी एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। जो बीत गया उसे भूल जा, भविष्य पर फोकस कर और याद रखना हम दोनों हमेशा तेरे साथ हैं। अंजू ने रितु को गले लगाते हुए कहा, जानती हूँ तभी तो यहाँ आई हूँ। कोई मुझे समझे या ना समझे, पर तुम दोनों मुझे जरूर समझोगे और साथ भी निभाओगे, रितु ने भारी आवाज में कहा और उन दोनों को सोने के लिए भेज दिया। अगले दिन रितु ने देखा कि अंजू के दोनों बच्चे उसकी कोई इज्जत नहीं करते हैं, तो उसने सोचा कि यही मौका है अपने पंखों में उड़ान भरने का। पर रास्ता आसान नहीं होगा, पर रितु अंजू को ये रास्ता पार करवाएगी, उसने मन ही मन सोचा। और एक दिन बाद ही अंजू से कहा, अंजू अभी तू फिर से नौकरी शुरू कर। क्या पागल है तू? बोलने से पहले सोच तो ले। जूही की 10वीं है इस बार और मैं जॉब शुरू कर दूं। दिमाग घास चढ़ने गया है क्या तेरा? अंजू रितु पर बरस पड़ी। तो रितु ने कहा, जूही की 10वीं है तो कौन सी बड़ी बात है? उसके लिए तूने ट्यूशन लगा रखा है, कौन सा वो तुझसे पढ़ती है? रितु ने अपनी सफाई पेश की। नहीं रितु, अब नहीं होगा। अब मुझ में वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा, और वैसे भी 35 साल की उम्र में कौन मुझे नौकरी देगा? अरे बहन, नौकरी देगा नहीं, दे चुका है। ये देख अपॉइंटमेंट लेटर। चंडीगढ़ की सबसे बड़ी कंपनी से तुझे जॉब ऑफर आया है। बस 1 महीने तुझे चंडीगढ़ में उनके साथ काम करना है, उसके बाद वो तुझे यहीं दिल्ली की ब्रांच में शिफ्ट कर देंगे। रितु की आंखों में एक चमक थी। अंजू ने रितु से वो लेटर लिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो नम आंखों से रितु की ओर देखने लगी, पर फिर बोली, नहीं रितु, घर छोड़कर जाना पॉसिबल नहीं है, कैसे होगा सब? रितु ने गुस्से में अंजू का हाथ पकड़ा और बोली, बस बहुत हो गया तेरा ये नाटक। तू अंजू वर्मा है जिसने आसमान को छूने का ख्वाब देखा था, पर अब घर, बच्चे और अमित की देखभाल में तूने अपने उस सपने को कुचल दिया, और तो और अपने वजूद को ही खत्म कर दिया। अब और नहीं, बहुत साल सुन ली तेरी बकवास, अब तू मेरी सुन। तू ये जॉब करेगी, और रही बात घर और बच्चों की तो 1 महीने मैं देख लूंगी, पर तू अब अपनी उड़ान नहीं रोकेगी, समझी? अंजू ने रितु की तरफ देखा और रोते हुए उसे गले से लगा लिया। ये क्या कह रही हो तुम? अब अंजू जॉब करेगी? अमित ने कमरे में आते हुए आश्चर्य से पूछा। क्यों, अब ऐसा क्या हो गया है जीजू? मेरा मतलब अब इस उम्र में नौकरी करेगी? आप भी तो इस उम्र में नौकरी कर रहे हैं जीजू, रितु ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मेरे पास तो पहले से ही एक नौकरी है रितु, मैं कौन सा इस उम्र में नौकरी की तलाश करने जा रहा हूँ। हाँ, तो अंजू भी कौन सी नौकरी तलाश करेगी, रितु ने कहा। अमित बोला, पर क्यों, सब ठीक तो चल रहा है। बिल्कुल जीजू, सबकी जिंदगी ठीक चल रही है, और ऊपर से देखने पर अंजू की जिंदगी भी ठीक ही चल रही है, पर उसके अंदर जैसे सब टूट चुका है और वो अपना वजूद खो चुकी है। वो अंजू जिसे यकीन था कि एक दिन वो अपनी खुद की कंपनी खोलेगी, अफसोस कि वो अपने नाम का एक घर भी नहीं बना पाई, रितु ने भारी आवाज में कहा। ये क्या बात हुई रितु, उसे यहाँ कोई तकलीफ है क्या? जो मेरा है वो उसका भी तो है, अमित ने गर्दन हिलाते हुए कहा। तो रितु बोली, तकलीफ है जीजू, आपको अंजू की तकलीफ नजर नहीं आ रही। रोज वो अपने दोनों बच्चों के ताने सुनती है। आपकी बेटी जूही की नजर में उसकी माँ बस एक हाउसवाइफ है जिसे केवल किचन संभालना आता है। मैं हैरान हूँ कि जूही को अपनी माँ के टैलेंट के बारे में पता ही नहीं। हर रोज सुबह से रात तक वो आप तीनों की देखभाल में ही लगी रहती है। आप सबको क्या चाहिए, कब चाहिए, यही उसकी दुनिया बन गई है। पर क्या कभी किसी ने प्यार से उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए? रितु तल्ख होती जा रही थी। तभी अमित ने कहा, रितु, जूही और अंजू में जो मनमुटाव है उसका कारण जूही की उम्र है। इस उम्र में बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, बड़ी होगी तो समझदार हो जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा, अमित ने सफाई देते हुए कहा। तो रितु बोली, वाह जीजू, हम सब भी तो इस उम्र से गुजर चुके हैं, हमने तो ऐसा कभी नहीं किया। बात बात पर अपनी माँ का तिरस्कार करना, उन्हें भला बुरा सुनाना, ये सब हमने क्यों नहीं किया? रितु ने गुस्से से कहा। वो वक्त और था रितु, और आज वक्त और है। नहीं जीजू,
वक्त जरूर बदलता है, पर माता पिता के प्रति आदर और सम्मान वही रहता है और रहना भी चाहिए। अब तुम क्या चाहती हो? अंजू जॉब करे? अमित ने पूछा। आपको कोई ऐतराज है इस बात से? मुझे क्यों ऐतराज होगा, पर मैं ये नहीं चाहता कि अंजू हर समय जगह जगह इंटरव्यू के लिए भागती रहे। अमित ने अपनी राय रखते हुए कहा। उसे जरूरत नहीं पड़ेगी, ये देखिए। ऋतु ने अंजू का अपॉइंटमेंट लेटर अमित को दिखाते हुए कहा तो अमित उसे देखते ही हैरान हो गया। ऋतु, ये तो बहुत बड़ी कंपनी है। अंजू ने यहाँ के लिए कब अर्जी दी थी? बताया ही नहीं। उसने तो नहीं, मैंने दी थी जीजू। उसे तो पता ही नहीं। उन्होंने अंजू का प्रोफाइल पढ़ते ही उसे जॉब ऑफर कर दी। बस अंजू को 1 महीने के लिए चंडीगढ़ जाना है और फिर कंपनी उसे दिल्ली ऑफिस में ही शिफ्ट कर देगी। ऋतु ने ऑफर समझाते हुए कहा। पर घर पर बच्चे, इन सबको कैसे? अमित ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा। जीजू, अंजू ने 17 साल से आपके घर को संभाल रखा है, हर जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाया है और उसे बखूबी निभाया भी है। अपने सपनों को ममता और फर्ज के आंचल में लपेट दिया उसने और दोबारा कभी उस आंचल को खोला ही नहीं। और सच कहूं तो आपने भी कभी उसके आंचल को खोलने में मदद नहीं की। पर अब बहुत हो गया, अब उसका ये आंचल मैं खोलूंगी। उसके सपनों में फिर से उड़ान भरने का समय आ गया है। जीजू, आज आपकी अंजू को आपके साथ की बहुत जरूरत है। आप साथ देंगे तो उसे अच्छा लगेगा और नहीं देंगे तो भी उड़ान तो वो फिर भी भरेगी। ऋतु, आई एम सॉरी। शायद उस समय मैं हालात के आगे झुक गया था, पर इस बार नहीं। मैं पूरी तरह से अंजू के साथ हूँ। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा। ऋतु खुशी से उछल पड़ी। ये हुई ना बात, अब जरा अपनी बच्चा पार्टी को आवाज दीजिए। अमित ने जूही और आशु को बुलाया और उन्हें अंजू की जॉब के ऑफर के बारे में समझाया। बच्चे, आपकी मम्मी के बहुत बड़े सपने थे और उसमें उनको पूरा करने का दम भी था, पर घर की जिम्मेदारियों में उसने अपने सपनों को 4 दीवारी में ही दफना दिया। पर अब वक्त है, उन्हें नए पंख मिले हैं। हम सबको मम्मी की हेल्प करनी है। उसके पंखों पर अब जिम्मेदारी का बोझ नहीं डालना। आप दोनों इतने बड़े हो गए हो कि अपना काम खुद कर सकते हो। तो मम्मी ने जैसे इतने साल हमें बेफिक्र होकर उड़ने दिया, उसी तरह अब हम भी मम्मी को बेफिक्र होकर उड़ने देंगे। अमित ने बच्चों को समझाते हुए कहा। सारा इंतजाम हो गया। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब अंजू अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए चंडीगढ़ की फ्लाइट में बैठ गई। सबने अंजू को खुशी खुशी विदा किया। अगले दिन कानों के पास अलार्म बजते ही जूही चिल्लाते हुए उठी। मम्मी, ये कान के पास अलार्म क्यों रखा? मम्मी, मम्मी। तभी ऋतु अंदर आई और प्यार से मुस्कुराते हुए बोली। गुड मॉर्निंग जूही, ये अलार्म मैंने रखा है ताकि तुम समय पर उठ जाओ। जूही को अचानक एहसास हुआ कि मम्मी तो यहाँ है ही नहीं। वो फिर गुस्से में बोली। मौसी, आप आराम से आकर भी तो उठा सकती थी, जैसे मम्मी उठाती थी। ऋतु ने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा। और तुम क्या इतने में ही आराम से उठ जाती थी? वो क्या है ना जूही, इंसान का प्यार तो तुम्हें समझ नहीं आया, तो अब मशीन के प्यार से काम चलाओ। गेट रेडी फास्ट, ओके? जूही पैर पटकती हुई बिस्तर से उठ गई। आज पहली बार जूही को अपनी माँ के उस प्यार भरे स्पर्श की याद आ रही थी। उसकी मधुर आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। मेरी प्यारी गुड़िया, जल्दी से उठ जा बेटा। पर बदले में उसने कभी अपनी माँ को गले नहीं लगाया, बल्कि उस पर बरसना शुरू कर देती थी। आशु जब नहा कर आया तो वो चिल्लाते हुए बोला, मेरे कपड़े अभी तक नहीं निकाले मौसी। ऋतु फिर अंदर आई और बोली, तुम्हें अपनी अलमारी खोलनी नहीं आती क्या? आती है, पर कपड़े तो मम्मी निकालती थी। आज से तुम रात को ही अपनी स्कूल ड्रेस बाहर निकाल कर रखोगे और खुद ही पहनकर तैयार होकर बाहर आओगे। ऋतु ने सख्त आवाज में कहा। पर मौसी, ये सब मम्मी करती थी, मैं अभी छोटा हूँ। पहली बात, आपकी मम्मी अपनी इच्छा से आपका काम करती थी। वो कोई घर की नौकरानी नहीं जिन्हें ये सारे काम करने की ड्यूटी दी गई हो। और दूसरी बात कि तुम अभी छोटे हो, तो बेटा जी, जो बच्चा बिग बॉस देख सकता है वो छोटा कैसे हो सकता है? चलो अब फटाफट तैयार हो जाओ, वरना लेट हो जाओगे। ऋतु ये कहती हुई कमरे से बाहर निकल गई। जूही और आशु एक दूसरे को असहाय नजरों से देखते रह गए। डाइनिंग टेबल पर सब तैयार होकर समय पर पहुंच गए। तभी जूही खाना बनाने वाली मेड को देखकर हैरानी से बोली, पापा, आपने खाना बनाने वाली आंटी को क्यों रखा है? क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता बेटा, सिंपल सी बात है, अमित ने कहा। पर ऋतु मौसी को तो आता है ना, वो बना देती। जूही ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा तो
तो अमित कुछ बोल पाता उससे पहले ही रितु ने पीछे से आकर जवाब दिया। जूही, पहली बात, मुझे भी जॉब पर जाना होगा, तो दोपहर और रात का खाना मैं नहीं बना पाऊंगी। और दूसरी बात, जब अंजू के बने खाने में, जो कि एक्सपर्ट है कुकिंग में, उसमें तुम इतनी कमियां निकालती रहती थी, तो मैं फिर किस खेत की मूली हूँ? मेरा बनाया खाना तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, इसलिए कुक रख ली। इससे जो चाहे बनवा लो। ठीक कहा ना मैंने? वाह, जो चाहे बनवा लें। थैंक यू मौसी। आशु की आंखों में चमक आ गई। बेटा जी, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। मैंने कुक को लिस्ट दे दी है कि कौन से दिन क्या क्या बनेगा। उसी हिसाब से कुक आप सबका टिफिन, लंच और डिनर तैयार करेगी। पर जरूरी थोड़ी ना है कि हम उस दिन वही खाना खाना चाहते हो। हमारी भी तो पसंद है। जूही ने अपने पापा की तरफ हक से देखते हुए कहा। जूही, ये कुक है, मम्मी नहीं, जो आपके आगे पीछे घूमती हुई पूछती फिरेगी कि बेटा बताओ क्या खाना है, क्या बनाऊं आज। एक हाउसवाइफ की आधी जिंदगी तो इस सवाल का जवाब ढूंढने में ही निकल जाती है कि क्या बनाना है। इसलिए तुम्हारी रितु मौसी ने इस क्वेश्चन को ही खत्म कर दिया। उसको एक लिस्ट दे दी एंड यू बोथ विल फॉलो इट। समझे दोनों? अमित ने कड़क स्वर में कहा। संडे को आप दोनों अपनी पसंद का फास्ट फूड कुक को बता देना, वो बना देगी, लेकिन सिर्फ संडे। रितु ने आशु के गाल खींचते हुए कहा। दोपहर को घर आकर माँ के प्यार भरे स्पर्श को न पाकर आशु अब बहुत मायूस था। वो डबडबाई आंखों से अपने कपड़े बदल रहा था कि फोन की घंटी बजी। कैसा है मेरा बाबू? खाना खा लिया बच्चे? अंजू की आवाज सुनते ही आशु के आंसू निकल पड़े। बस 1 महीने की बात है बच्चे, फिर मम्मी वापस आ जाएंगी। अंजू ने आशु को समझाते हुए कहा। मैं आपका इंतजार करूंगा मम्मी, और आप मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहा हूँ, आशु ने कहा। मौसी और पापा की बात मानना और दीदी को परेशान मत करना। अंजू ने आशु को हिदायत देते हुए भारी मन से फोन रख दिया। उस दिन जूही ने अपना सारा टेबल उथल पुथल करके रख दिया, पर वो जो ढूंढ रही थी वो उसे नहीं मिला। रोते हुए वो बिस्तर पर बैठ गई। तभी अमित अंदर आया। क्या हुआ बेटा? पापा, 2 दिन पहले मैंने कुछ प्रिंट आउट यहाँ रखे थे। बहुत मेहनत की थी मैंने उन्हें इंटरनेट से ढूंढने में, पर अब वो नहीं मिल रहे। यही टेबल पर ही रखे थे, जूही रोते हुए बोली। जब आपको पता था कि वो इतना जरूरी था, तो संभाल कर किसी फोल्डर में रखना चाहिए था ना। कुछ समय पहले अंजू ने भी आपको यही बात समझाई थी, बल्कि उसने तो आपके सारे जरूरी पेपर एक फाइल में करके रख दिए थे, पर तुम कितना भड़क गई थी उस पर। बच्चे, अपनी चीजों की जिम्मेदारी लेना सीखो। मेहनत भी तभी रंग लाती है जब आप उसको जिम्मेदारी से निभाओगे, अमित ने जूही को समझाते हुए कहा। तभी सफाई करने वाली मेड ने अंदर आकर कहा। साहब, कुछ कागज खिड़की से उड़कर बालकनी में गिर पड़े थे। कल रात बारिश हुई थी ना, तो वो बिल्कुल फट चुके थे, तो मैंने फेंक दिए। सॉरी साहब। कोई बात नहीं, आप जाओ, आपकी कोई गलती नहीं है। जूही ने ही उन्हें संभाल कर नहीं रखा, अमित ने कहा तो जूही रोने लगी। उसे आज पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी माँ कितना सही समझाती थी कि अपने कागजों को संभाल कर रखो, पर उसने हमेशा उन्हें अपनी कड़वी बातों से चोट पहुंचाई। जूही बेटा, आपकी की गई मेहनत और आपके रिश्ते दोनों को यदि संभाल कर न रखा जाए तो वो इसी तरह पानी में धुलकर खराब हो जाते हैं। अब से अपनी चीजों की जिम्मेदारी लेना सीखो, रितु ने जूही के आंसू पोंछते हुए कहा। तभी फोन की घंटी बजी। अमित, कैसा चल रहा है सब? बच्चे मेरे बिना कैसे कर पा रहे हैं? अंजू की आवाज में चिंता के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। एक तो अपने आप को इतना टेंशन मत दो मैडम, मेरे बिना कैसा चल रहा होगा। अरे, आप अपने प्रोजेक्ट्स पर ध्यान लगाओ और तुम्हारे बिना भी सब अच्छा चल रहा है। बल्कि मैं तो अपने आप को कसूरवार मान रहा हूँ कि मैंने पहले से ये सब क्यों नहीं सोचा। तब भी मेड और कुक का इंतजाम हो सकता था और तुम जॉब शुरू कर सकती थी। अपनी लाइफ के वो सुनहरे साल तुमने घर और हमारी देखभाल में लगा दिए। अमित आगे कुछ कहता कि अंजू ने उसे चुप कराते हुए कहा। बस अमित, जॉब करती तो आपके करीब कैसे रहती। कितना बढ़िया वक्त गुजारा है हमने साथ में। आई मिस यू। और बच्चों की फिक्र मत करो, रितु उन्हें अच्छे से सुधार रही है, मतलब देख रही है। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, अमित ने कहा और फोन रख दिया। शाम को रितु ने जूही से कहा। एक बात बताओ बेटी, कुछ साल पहले तक तो तुम दोनों माँ बेटी एक दूसरे की जान हुआ करती थी। आप कभी अपनी मम्मी को छोड़ती ही नहीं थी। अब ऐसा क्या हुआ जो आप उनके पास तक नहीं बैठती? रितु ने पूछा तो जूही ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा।
मौसी, मेरे ग्रुप की सभी सहेलियों की मम्मी वर्किंग वुमेन थी। कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई बिजनेस विमेन। सब अपनी मम्मी के प्रोफेशन की बातें बताती, उनकी उपलब्धियों के बारे में बताती। मैं केवल सुनती रहती। मैंने भी जब एक दिन बताया कि मम्मी आर्किटेक्ट रह चुकी हैं, तो सब हंसने लगे और बोले, आर्किटेक्ट होकर हाउसवाइफ बन गई? या तो वो झूठ बोल रही है या फिर बेकार की जगह से आर्किटेक्ट का कोर्स किया होगा। मुझे ये सब सुनकर मम्मी पर ही गुस्सा आया। बस इसीलिए मैं उनसे कटी कटी सी रहने लगी। आज जूही के मन में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। जूही, एक बात आपको समझाना चाहती हूँ बेटा, हाउसवाइफ होना आसान काम नहीं है। ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भरा काम है। ऑफिस में आपको सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना होता है, पर एक हाउसवाइफ को मल्टीटास्किंग होना जरूरी है। घर के सभी सदस्यों का ध्यान रखना, उनकी जरूरत की हर चीज उपलब्ध कराना, उनके खाने पीने का ध्यान रखना, घर की साफ सफाई और रखरखाव का ध्यान रखना। कोई सदस्य बीमार पड़ जाए तो एक नर्स की तरह उसकी देखभाल करना। ये सब क्या चुटकी बजाते ही हो जाता है? आपकी सहेलियों की मम्मी लोग तो केवल एक काम करती हैं, लेकिन आपकी मम्मी तो आप लोगों के लिए 1000 काम करती हैं। रितु ने जूही को एहसास दिलाया कि एक गृहिणी भी सम्मान की उतनी ही हकदार है जितनी की एक वर्किंग वुमन। आज मुझे ये एहसास हो गया है मौसी कि मम्मी हमारे लिए कितना कुछ करती हैं, और इतना करने के बाद हंसते हंसते हमारी हर बात भी सुन लेती हैं, और हम उनकी समझाई बातों पर ही भड़क जाते हैं। जूही रोने लगी। जूही बेटा, एक अच्छा इंसान बनने के लिए जरूरी है कि आप सबके काम का सम्मान करना सीखो। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, रितु ने जूही को गले लगाते हुए कहा। समय बीता। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब अंजू को वापस दिल्ली आना था। अमित, रितु और दोनों बच्चे उसे लेने एयरपोर्ट गए। अंजू को आते देख दोनों बच्चे खुशी से उछल पड़े। आशु भागकर उसके पास गया और अंजू को गले से लगा लिया। अंजू ने भी उसे कसकर गले लगाया और रितु की तरफ देखकर बोली, थैंक्स रितु, मेरे परिवार को संभालने के लिए। जूही पीछे खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। अंजू ने उसे देख अपनी बाहें फैला दी तो जूही भागकर माँ के गले लग गई। मैंने आपको बहुत मिस किया मम्मी, जूही ने गले लगते हुए कहा। मैंने भी मेरी प्रिंसेस को बहुत मिस किया, अंजू ने नम आंखों से कहा। फिर उसने अमित और रितु की तरफ देखा और बोली, आज मुझे मेरी वही छोटी सी जूही वापस मिल गई है। रितु, थैंक्स यार। घर पहुंचकर सबने अंजू का जोरदार स्वागत किया। अगले दिन रितु जाने की तैयारी करने लगी तो अंजू ने कहा, रितु, ये भी तो तुम्हारा ही घर है, यही रुक जाओ ना। मेरी प्यारी बहन, देख, तूने तो अपनी उड़ान भर ली, अब मेरी बारी है। जिंदगी ने जिस मोड़ पर लाकर मुझे खड़ा कर दिया, वहां से अब एक नई उड़ान तो भरनी पड़ेगी, इसलिए अब मुझे मेरी उड़ान भरने दे, रितु ने प्यार से उसे समझाते हुए कहा। तो अंजू बोली, बिल्कुल, तुम्हें इस नई उड़ान में कामयाबी मिलेगी। बस याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर मोड़ पर। रितु ने अंजू को गले लगाया और सबसे अलविदा लेकर चल पड़ी अपनी उड़ान भरने। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।